इसकी पबिट के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम ये ड्रामा कंप्लीट करेंगे और यार सच में आपने ये ड्रामा को इतना प्यार दिया, ये ड्रामा है ही इतना खास। तो नहीं देखा तो जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखो, देन हाँ, इस पार्ट को देखो। लेट्स बिगिन। म्यूजिक कंपटीशन होने के बाद सू जो है साउजिंग को वही पुरानी जगहों पर लेकर जाया करता है। तो यहाँ पर साउजिंग ऑलरेडी बोलती है कि तुम्हारे नए रहने पर मैं इन सब जगहों पर ऑलरेडी आया करती थी। यहाँ पर सू उसे थोड़ा सा समझ लो ना अपनापन देने की कोशिश करता है, पर अपनी साउजिंग जो है उतना भी अब इंटरेस्टेड नहीं रह गई है सू में। वो बस उसे अपना दोस्त ही समझती है, लेकिन पहले जैसा उसका जो लगाव है, जैसा वो उसके बारे में सोचती थी, जो फील करती थी, शायद अब वो नहीं करती, क्योंकि उसका जो लगाव है अब मिस्टर गुजो की तरफ है। और सो दूसरी तरफ मिस्टर गुजो के पिता, जो कि उसके भी पिता है, अब उनका दिल जीतने की कोशिश करता है। वैसे भी वो उससे इम्प्रेस ही हैं और वही जताने की कोशिश करता है कि गुजो की तरह मैं भी आपका ध्यान रख सकता हूँ और उससे बेहतर रख सकता हूँ। रात में सू के जो अंकल होते हैं वो उसे समझाते हैं कि साउसिंग की तरफ कम ध्यान दो, अपनी कंपनी पर और अपने डैड पर ज़्यादा ध्यान दो। भले ही वो स्टेप डैड हैं, लेकिन वो तुम्हें बहुत मानते हैं, उनके अलावा तुम्हारा और कोई है नहीं। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे भी वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी हिंट देते हैं कि वो साउजिंग की जगह बाईयून को डेट करे। अगर वो उसे पसंद वो कर लेती है, तुमसे उसकी शादी होती है, तो भाई तुम्हारे पिता ऑलरेडी खुश हो जाएंगे और बाईयून की कंपनी भी तुम्हारी नाम हो सकती है। और यहाँ पर बाईयून जो है बाहर जाने के लिए, कॉन्सर्ट करने के लिए ये सब चीज़ें अपना कर रही थी। मिस्टर गुजू से अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी। और सूजियोन अपना दिमाग लगाकर बायून से फ्रेंडशिप करने की, जान पहचान करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जब वो मिलते हैं एक दूसरे को, वो एक दूसरे को अपना सही नाम नहीं बताते हैं। तो सू तो बायून को अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन बायून जो है वो सू को नहीं जानती है कि वो मिस्टर गुजो का सौतेला भाई है। इस इंसिडेंट के बाद सू और बायून की थोड़ी सी जान पहचान हो जाती है, जो कि सू की प्लानिंग ही थी। दुष्टम मिस्टर गुजो जो है वो साउजिंग के घर आते हैं, लेकिन साउजिंग उसे मिलने से साफ मना करती है। वो थोड़ी ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम जो कहोगी मैं करूँगा। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, इसलिए मैंने सू के बारे में तुम्हें नहीं बताया कि उसकी वजह से। तो ये सब चीज़ें वो एक्सप्लेन करता है, लेकिन वो बोलती है कि तुम जितना मुझे ऐसा करने की कोशिश करते हो, उतने तुम मेरे नज़रों में और गिरते जाते हो। दोबारा मेरे पास आने की कोशिश मत करना, ठीक है? ऐसा बोल के वो उन्हें भाई भगा ही देती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद वो खुश रहती है। वो दरवाज़ा बंद करने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। भले ही उनका ट्रस्ट जो है ब्रेक हुआ है, लेकिन प्यार वो अभी भी मिस्टर गुजो से ही करती है। कि दोनों तरफ यार प्यार इन लोगों का बराबर ही है। और दूसरी तरफ सू और बायुन की काफ़ी अच्छी खासी जान पहचान हो चुकी है। कुछ दिन बाद साउजिंग और मिस्टर गुजो है एक ऑक्शन के लिए आते हैं, जहाँ जहाँ पर बायून ऑलरेडी मौजूद होती है और साउजिंग जो है मिस्टर गुजो के साथ आती है। तो यहाँ पर सब लोग मिलकर ऑक्शन कर रहे होते हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम बायून जो है सू से मिलती है और यहाँ पर बायून को पता चल जाता है कि भाई ये सू जो है और कोई नहीं, मिस्टर गुजो का सौतेला भाई है। तो यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करती। बोलती है कि तुम सब लोग धोखेबाज हो, सारे मर्द एक जैसे होते हैं क्या? तुमने मुझे इतना आसान समझ लिया था। तो यहाँ पर उन लोगों की थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मिस्टर गुजो बायून के लिए एक हार परचेस करते हैं ताकि उससे माफ़ी मांग सकें। वो बोलती है कि आप क्यों मतलब मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि मैं भाई तुमसे शादी कर लूँ और हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएँ। तो वो बोलता है कि देखो क्लियर मैं बताता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें एक छोटी बहन की तरह ट्रीट करता हूँ, और इसके अलावा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो वो उसके लिए फिर गुस्सा पड़ जाती है कि क्यों तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाए, मेरा प्यार मुझे ना मिले, मुझे तुम्हारे गिफ्ट की भी ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। और इस तरफ सू कंपनी के कुछ लोगों से मिल रहा होता है। इस तरफ भाई हमारी साउजिन जो है गुस्से में वाइन पे वाइन पी रही होती है, क्योंकि ये सू ने उसे बताया कि वो जो नेकलेस है उसने बाईजुन को जाके दे दिया है। तो ये बात सुन के उसे चिढ़ पड़ती है और ये सब करते हुए सू भी दूसरी तरफ जाके बाईजुन से माफ़ी मांगता है। बोलता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था तुम कौन हो, मैं बस ऐसे ही मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाह रहा था, तुम भी तो मुझे अपना गलत नाम बताइए। इस तरह से वो लोग बातचीत करना स्टार्ट करते हैं और इस तरह भाई अपने साउजिंग को कोई लड़का छेड़ रहा होता है। तो हमारे मिस्टर गुज आके उसे बचाते हैं और उसे वहाँ से लेके उसके घर चले जाते हैं। साउजिंग भी नींद में भी मिस्टर गुस्सो का ही नाम ले रही थी और ये सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो उसे बेड पर लेकर लिटा देते हैं और वहाँ से भाई अपने दूसरी जगह का हाउस पर जाकर सो जाते हैं।
तो साउदीन जैसे ही सो के उठती है, उसके सर में दर्द हो रहा होता है, तभी सू का फ़ोन आता है। वो बोलता है, तुम अचानक से कहाँ चली गई थी? देन वो बोलती है कि मुझे भी कुछ पता नहीं कैसे मैं यहाँ पे अपने आ गई। देन वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है, देखती है एक मग मग में, भाई वो समझ में जाती है कि शायद ये मिस्टर गुज़ो का ही काम है। देन उसे जल्दी से थोड़ी देर वो देखती है, तभी उसे उल्टी होता है, उल्टी महसूस होता है और वो जाके चेक कराती है। देन उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। देन वो समझ नहीं पाती, वो अपने फ्रेंड के पास जाके ये बात बताती है। देन वो बोलती है कि यार मिस्टर गुज़ो कितना कमीना है, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसे पता है कि ये बच्चा भी मिस्टर गुज़ो का है। देन वो बोलती है, तो तुम्हारा क्या प्लान है? देन वो बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भाई ये बच्चा रखना तो नहीं चाहती, लेकिन मिस्टर गुज़ो का ये जो रिलेशन है उसकी वजह से मैं नहीं रह सकती, लेकिन उस बच्चे के साथ मैं अन्याय नहीं कर सकती हूँ। डॉक्टर ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे खुद पर ध्यान रखना होगा। तब उसकी फ्रेंड बोलती है, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूँगी। और इस तरह मिस्टर गुज़ो को भी पता चल चुका था कि साओजिन माँ बनने वाली है, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकल रही थी तभी वो उसके लिए कुछ लेने गया था। जब वो पीछा करती है, वो उसका पीछा करता है, देन वो हॉस्पिटल में जाके उसे पता चलता है कि साओजिन जो है माँ बनने वाली है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देन उसका फ्रेंड बोलता है, तो फिर तुम्हें उसे प्रपोज़ करना चाहिए, इस बार खुले दिल से प्रपोज़ करो, हो सकता है वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। देन वो अपने कॉलीग्स को जाके बोलता है कि भाई तुम्हें मेरे लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं साउज़िन को प्रपोज़ कर सकूँ। देन वो बोलते हैं कि भाई इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? देन वो बोलता है, मैं तुम्हें 3 गुना बोनस दूँगा, लेकिन काम में ढिलाई नहीं होनी चाहिए, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। देन सभी लोग भाई 3 गुना बोनस के लिए राज़ी हो जाते हैं कि हाँ बिल्कुल सरकार, आप जो बोलो मैं वही करूँगा। और इस तरफ सू को भी पता चल जाता है, जब कम उसके कंप्यूटर पे वो फाइल देख लेता है कि वो बाई साउजिन माँ बनने वाली है। देन उसके अंकल बोलते हैं कि उस पर से ध्यान हटाकर भाई तुम्हें बायुन पर ध्यान देना चाहिए। सो अब क्या था, मिस्टर गुज़ो अब ये मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। इस बार वो बहुत ही तड़कता-भड़कता, बहुत ही एक्सपेंसिव वाला प्रपोज़ल जो है अपने साउजिन के लिए प्रिपेयर करना उसके कॉलीग्स के साथ स्टार्ट कर देते हैं। और इस तरफ साउजिंग अपने ऊपर ध्यान रखना स्टार्ट करती है, वो बच्चों की मेडिसिन से लेकर हर चीज़ लेना स्टार्ट कर देती है। और इस तरफ बायोन जो है हँसी-खुशी तो उसके ब्रेसलेट को पहनकर, जो मिस्टर गुज़ो ने उसे दिया था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, उस पे काफ़ी सूट करा था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और थोड़ी-सी मतलब भाई समझ लो ना ऐसा बोलने की कोशिश करती है। तभी वो वहाँ पर सू आके भाई रंग में भंग डाल के बोलता है, तुम तैयारी कर रही हो भाई और उसका कोई फ़ायदा नहीं बनता है, वो तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, लेकिन वो भाई उसके बच्चे के अब बाप बनने वाला है, ये सब समझकर भाई वो सब नेकलेस को उतार के फेंक देती है। उसका गुस्सा नेक्स्ट लेवल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर उसकी मिस्टर गुज़ो की जो है वो डायमंड रिंग जो है वो बनकर आ चुकी थी, जो वो बरसों से सोच रहा था अपने साउजिन को इस तरह से मैं प्रपोज़ करूँगा, वो जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल खुश हो जाता है। सो यहाँ पर मिस्टर गुज़ो की आधी तैयारियाँ पूरी हो चुकी थी। दोस्त उसके थक जाते हैं, बोलते हैं, अरे भाई हम लोग तो चलते हैं ना, तुम्हारे कॉलीग्स काम कर रहे हैं ना। तो वो बोलते हैं, नहीं मुझे लग रहा है सारी चीज़ें खुद ही अरेंज करनी है। और यहाँ पर साउजिन जो होती है वो बच्चों के कपड़े से लेकर सभी चीज़ों की शॉपिंग कर रही होती है, क्योंकि वो माँ बन रही होती है, उसकी खुशी अलग होती है। सो फाइनली तैयारी पूरी होने के बाद मिस्टर गुज़ो साओजिन को फ़ोन मिलाकर बोलते हैं, तुम्हें उसी जगह आना है जहाँ हम पहले मिले थे, और ऐसा बोल के वो काट देते हैं फ़ोन। बोलते हैं मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तभी वहाँ पे भाई उनका ड्राइवर आ जाता है, बोलता है कि मैडम ने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बुलाया है, और उसे बहुत ही सुनसान जगह पर लेके जाना स्टार्ट कर देती है। और वो डर जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात है जो बायुन मुझसे करना चाहती है। और बायुन जब उसके पास जाती है, फिर यहाँ पर लोग का झगड़ा शुरू हो जाता है। बायुन बोलती है, अगर तुम नहीं होती तो भाई तुम्हारा बच्चा नहीं होता, तो मुझसे ही वो शादी करता वो तुम्हें। तो वो बोलती है कि चाहे जो हो जाता, वो मुझसे प्यार करता है, वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करता, वो हमेशा से मुझसे प्यार करता है। यहाँ पर उनकी लड़ाई कुछ ज़्यादा हो जाती है और बोलती है कि तुम इस बच्चे का इस्तेमाल करके उसको उस घर की बहू बनने वाली हो ना, ऐसे मैं होने नहीं दूँगी। और लड़ाई झगड़े में उसे धक्का लग देता है और हमारी साउजिन गिर जाती है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर मिस्टर गुज़ो साउजिन का वेट कर के थक रहे थे, वो कहीं भी नहीं मिल रही थी, तो वो परेशान हो रहे थे कि आखिर साउजिन आई तो आई क्यों नहीं। देखते-देखते रात हो जाती है। और इस तरफ बायून आते-आते रोते ही मिस्टर गुज़ो की माँ को सारी चीज़ें बताती हैं, तो उसकी माँ जाके भाई उससे बोलने लगती है कि भाई जो हुआ अच्छा हुआ, तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिर तुम इस बच्चे का इस्तेमाल करके बायून फैमिली की भाई समझ रहे हो ना वो करती। देन वो बोलती है कि मैं अब ये मेरा बच्चा था, चाहे जो हो जाता मैं इसका इस्तेमाल करके कभी भी तो आपके घर नहीं आती। देन उसकी माँ भाई लिटरली ऐसी सिचुएशन में ऐसा काम करती है, वो उसे एक अपना क्रेडिट कार्ड ऑफ़र कर देती है, बोलती है कि सारा खर्चा मैं उठाऊँगी और भाई तुम जितना भी लेना चाहो इसे ले सकते हो। यार क्या ही लेडी से ही है। देन उसके बाद सू वहाँ पर पहुँचता है और
उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, बोलता है मैं तुम्हारे लिए मौजूद नहीं रह पाया। और ये सब चीज़ें जब वो उसे कर रहा था, वो उसके माथे पे किस कर रहा था, तभी भाई साहब हमारे मिस्टर गुज़ो आ जाते हैं और गुस्से में उसे एक पंच मार देते हैं। और तब हमारी साउजिन बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ये बच्चा चाहिए ही नहीं था ना, तो फिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो? देन वो बोलता है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए था, कि ये तुम दोनों को ये बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए तुम लोगों ने ये ऐसा किया। और ये सब बोल के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो जाता है वही जगह पर जहाँ उसने वो प्रपोज़ करने के बारे में सोचा था। देन वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करता है, अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करता है, मतलब एकदम से पागल सा हो जाता है। रात में मम्मी के पास जाके अपने वो सारी बातें बोलता है कि मैं अपने बच्चे को देख तक नहीं पाया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। ये सब चीज़ें वो रोना-धोना बहुत ज़्यादा करता है। इस साथ भाई वो बुरी तरीके से डरी हुई थी, वो लोग उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये मैं जानती हूँ ये तुमने किया है, ऐसा-वैसा चीज़। और भाई लिटरली क्या ही सीन चल रहा है। देन अपनी साउजिन डिसाइड करती है कि भाई मैं यहाँ से चली जाऊँगी, थोड़ा दूर जाऊँगी, ताकि कुछ दिन मैं शांति से रह सकूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं, बायोन अभी भी उतनी डरी होती है, लेकिन उसका कॉन्सर्ट का दिन आ गया होता है, सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो सब लोग उसे काफ़ी ज़्यादा चीयर करते हैं, इंक्लूडिंग वहाँ पर अपना मिस्टर गुज़ो भी था। मिस्टर गुज़ो को ये नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें भाई अपनी किसी लड़के की वजह से हुई है। देन कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बीच में ही आवाज़ रुक जाती है और एक ऑडियो प्ले होता है जहाँ पर अपनी साउजिंग और बायोन की सारी बातें जो थी वो ऑन लाइव चल रही थी। क्योंकि अपनी साउजिंग जो है वो जब समझ गई थी कि मैं कहीं मुझे कहीं अलग जगह लेकर जाया जा रहा है मिलने के लिए, तो उसने अपना रिकॉर्डिंग जो है वॉइस रिकॉर्डिंग चालू कर दिया था, जिसमें से इन दोनों की जो बातें थी वो लाइव हो चुकी थी। देन यहाँ पर वो बायोन तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पर अपना मिस्टर गुज़ो आके जब उसे सँभालता है, देन वो पूछता है कि क्या हुआ? मुझे इस बारे में पता नहीं था। देन वो बोलती है अच्छा, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था? तुम सब नकली हो, सब धोखेबाज हो, ये सब बोल के वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर गुज़ो बस उसे देखते ही रह जाते हैं। फिर क्या था, न्यूज़ में चारों तरफ ये बात गू फैमिली, बायन फैमिली सबके बारे में ये बात चल रही थी। मिस्टर गुज़ो और बायन का जो म्यूचुअल फ्रेंड था, वो बायन के पास आके उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं सब कुछ सँभाल लूँगा। देन वो मिस्टर गुज़ो के पास आके बोलता है कि प्लीज़ उसकी मदद करो, वो तुम्हारी भी बचपन की दोस्त है, हमारे भी बचपन के दोस्त थे, उसने जानबूझ के सब कुछ नहीं किया, उसे किसी ने उकसाया तो उसने ये सब किया। तो वो बोलता है कि भाई और कुछ मैटर होता तो मैं उसे माफ़ कर देता, बट ये मेरे बच्चे का मैटर था, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। देन वो भी गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या तुम बचपन की दोस्ती को ऐसे ही छोड़ दोगे? और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मिस हाउसिंग भी बिंदास भाई, अब उसके पास कुछ रह नहीं गया, बस उन नशे में हमेशा धुत रहती है। और जो भाई उनकी माँ आती है उसके पास गोलर रोती है, गिड़गिड़ाती है, बोलती है कि वो मेरी इकलौती बच्ची है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, उसकी गलती नहीं है, उसे भड़काया गया था ऐसा-वैसा। वो भी यही बोलती है कि क्या मैं आपके बच्चे को मार कर मैं आपसे माफ़ी माँग सकती हूँ? तो आप मुझे माफ़ कर दोगे? सेम वही चीज़ हुआ, तो उसके बाद वो वहाँ से भी उसे निकाल देती भाई कि ये चीज़ मैं कुछ नहीं कर सकती, इसका भाई ये पुलिस ही उसे हैंडल करेगी। देन ये सब कुछ पता चलता है कि भाई उसकी जो मैनेजर थी भाई उनकी, उसी ने उकसा के ये सब चीज़ करवाया था। देन उसका जो मिस्टर गुज़ो का दोस्त होता है, वो भाई उसे बोलता है कि तुमने इतना तो कुछ कर ही दिया है पैसों के लिए, तो कुछ और पैसों के लिए तुम क्या ये काम कर सकती हो? तो ऐसा कौन-सा काम है जो वो लोग मिलकर करने वाले हैं? वो यही काम है कि भाई अपनी साउसिन को रास्ते से हटाना है। मतलब सिंपल सी बात है, उसे उन्होंने किडनैप किया और एक पेपर पर उससे साइन करवा रहे थे कि इसमें भाई उनकी कोई भी गलती नहीं है। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं हम तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुँचाएँगे भाई, हमें जो काम दिया है हम करेंगे, इसलिए इस पे साइन कर दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। और यहाँ पर वो उससे भागने की भी कोशिश करती है, बट वो भाग नहीं पाती है। और देन हमारा मिस्टर गुज़ो की एंट्री होती है और मिस्टर गुज़ो और उन लोगों की लड़ाई होती है और काफ़ी अच्छी खासी लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर गुज़ो काफ़ी ज़्यादा चोटिल भी हो जाते हैं। देन वो क्या करते हैं कि उनको मौका मिलते ही अपनी साउज़िन को उस अपने कार में लॉक कर देते हैं और लॉक करते ही भाई वो तो काफ़ी बुलेट प्रूफ कार होती है। देन उसके बाद वो उन लोगों से अकेले लड़ते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ाई-धड़ाई होने के बाद भाई उन्हें काफ़ी चोट लग जाती है और वो लोग भी घायल हो जाते हैं और मिस्टर गुज़ो भी काफ़ी अच्छे तरीके से घायल हो जाते हैं और साउज़िन बस भाई चिल्लाती रहती है कार से, क्योंकि कार लॉक थी, ना वो बाहर आ सकती थी, ना वो गुंडे अंदर आ सकते थे। फिर क्या था, मिस्टर गुज़ो को एक चाकू लग जाता है, जिससे वो लोग डर के भाग जाते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा लड़का भाई, इतना अमीर ख़ानदान का,
देन उसके बाद वो उसके दोस्त वहाँ पहुँचते हैं, पुलिस वहाँ पहुँचती है और मिस्टर गुज़ो को इमरजेंसी में ले जाकर भाई हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर उसकी माँ भाई बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और भाई अपनी साउसिंग बोलती है कि आंटी ये सब मेरे वजह से हुआ है, वो मुझे बचाने में। नहीं, उसकी माँ भाई उसे थप्पड़ मारती है कि ऐसा क्या ही है तुम्हें, वो तुम्हारे ऊपर अपने छार करने पे तुला हुआ है, तुम उसकी ज़िंदगी से चले क्यों नहीं जाती। देन साउसिंग को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि ये सब क्या ही हो गया। मिस्टर गुज्जो को जैसे ही होश आता है तो वो साउसिंग के बारे में ही पूछते हैं। उसकी माँ बोलती है कि क्या तुम्हें चोट लगी, वो बिल्कुल सही है, समझे ना। लेकिन वो बोलता है कि अगर साउसिंग ठीक है तो बिल्कुल मैं भी ठीक हूँ, अगर साउसिंग को कुछ हो जाता तो मेरा भी जीना व्यर्थ हो जाता। तो यहाँ पर उसकी माँ को भी लगता है यार ये कैसा मेरा बेटा क्या हो गया है, और साउसिंग ये सब दूर खड़ी हुई सुन रही होती है। बस उसकी आंखों में आंसू होता है कि शायद मिस्टर गुज्जो को मैंने कुछ ज़्यादा ही सता दिया है। साउदिंग मिस्टर गुज्जो के पास आती है। देन वो लोगों की बात शुरू होती है। वो मिस पूछती है कि आखिर उस दिन तुम मुझे क्यों बुला रहे थे। देन वो बताता है कि मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए बुला रहा था। देन वो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना डायमंड का अंगूठी दिखाता है, बोलता है ये मैं तुम्हारे लिए इकट्ठा करके रखा था कि तुम आओगी तो उस दिन मैं तुम्हें प्रपोज करूँगा। मैं ये तुम्हें अभी पहनने के लिए नहीं मजबूर कर रहा हूँ, बस मुझे एक बार मौका दे दो। और यहाँ पर साउदिंग उसे एक मौका दे देती है। तो साउदिन पूछती है आखिर तुम वहाँ पर अचानक से कैसे पहुँचे? तो वो बोलता है कि मेरे मोबाइल में तुम्हारा ट्रैकर लगा हुआ है, मैंने बहुत तेज़ से उस जगह पर तुम्हें कहीं आते-जाते नहीं देखा है, तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। और वो जगह भी मुझे डाउटफुल लग रही थी। देन मैं वहाँ पहुँचा और मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। हॉस्पिटल में साउदिन अपनी दोस्त के साथ बात कर रही थी कि मैं इस बार मिस्टर गुज्जो को दोबारा मौका दूँगी, और ये सब चीज़ सुन रहा होता है कि यार सारे प्लान पर तो पानी फिर गया। मिस्टर गुज्जो का जो फ्रेंड आता है वो बोलता है कि जाँच चल रही है कि आखिर किसने तुम पर हमला साउदिन पर हमला करवाया है। साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर तुम 1 साल से काम कर रहे हो, उसे तुम्हारे सौतेले भाई के नाम कर दिया है, उसे सौंप दिया है। लेकिन वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि क्या मैं 1 साल से उस पर मेहनत कर रहा था, उसे कैसे वो दे सकते हैं? तो बोले तुम बीमार हो यार, तुम्हें वो कैसे वो तो इसके बाद वो बोलता है कि चाहे जो हो जाए। और नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि सू भाई बहुत एक्साइटेड था कि वो बिज़नेस उसके हाथ में आ चुका है, लेकिन मिस्टर गुज्जो ऑलरेडी ऑफ़िस में पहुँचे हुए थे उस स्थिति में भी, क्योंकि उन्होंने उस पर 1 साल से मेहनत किया था। एंड देन डील भी फाइनल हो जाती है। मिस्टर गुज्जो क्लाइंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उनका जो घाव है वो खुल जाता है, उन्हें दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, जहाँ पर साउजिंग उसे डाँट लगाती है, बोलती है कि इतनी भी क्या ज़रूरी थी, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुन के मैं यहाँ से जा रही हूँ। देन उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हर बात सुनूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। यहाँ पे मिस्टर गुज़ो साउजिंग को समझाते हैं कि इन सब के पीछे जो है यू का याद हो सकता है, क्योंकि उसी ने ही भाई उनको उकसाया था। देन वो मानने को तैयार नहीं होते, वो जो है वो इस तरह नहीं लगा हुआ था, क्योंकि अब साउजिंग भी अपने मिस्टर गुज़ो के पास वापस आ चुकी है। मिस्टर गुज़ो साउजिंग की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, वो उससे माफ़ी माँगता है और उसको भी ऐसा लगता है कि उसे उसे माफ़ कर देना चाहिए। देन उसे वो रिंग जो होती है, वो उसका अपने मांगले से निकाल के उसके गले में पहना देता है और बोलता है कि जब तुम्हें लगे कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, देन तुम इसे गले से निकाल कर उसे अपनी उँगली में डाल सकती हो। और यहाँ पे इन लोग का थोड़ा-सा क्लोज़ मोमेंट भी होता है। नेक्स्ट डे सू जो होता है साउजिन को अपनी माँ की बरसी पर लेके जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर और ऊंचाई पर होता है। तो वो भी भाई इमोशनल होकर उसके साथ चली जाती है, और इस तरफ हमारे मिस्टर गुज्जो के पास फ़ोन आता है कि साउजिन भाई फिर से किडनैप हो चुके हैं, और तुम्हारा जो प्लान है, जो तुम 1 साल से जिस पर मेहनत कर रहे हो, उसकी पेन ड्राइव मुझे देनी पड़ेगी, उसे ऑनलाइन पोस्ट करना पड़ेगा, सबके सामने प्लान जो है लीक करना पड़ेगा, ऐसी बातें करना स्टार्ट। तो यहाँ पर घबराहट का माहौल हो जाता है, सही ऑफिस में उतर-पुतर हो जाती है। मिस्टर गुज़ो फ़ोन पे फ़ोन लगा रहे होते हैं, और यहाँ पर सू जो है भाई वो ट्रैकर लगाकर नेटवर्क जाम कर देता है, और वो जगह भी ऐसी होती है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं, और ऐसा लगता है कि अपनी साउजिन जो है वो सच में किडनैप हो चुकी है, और ये किसका चाल है, कौन ऐसा कर रहा है। इस तरफ साउदिन सू से सारी बातें उगलवा लेती है, वहाँ पर उसे पता चल जाता है कि ये बस भाई जलन करता है, और सिर्फ ये मिस्टर गुज़ो से बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। वो जो भी बोल रहा था, मिस्टर गुज़ो जो भी बता रहे थे वो बिल्कुल सही बता रहे थे कि सू अब वो ऐसा नहीं रह गया है, उसे सिर्फ अब प्रॉफिट और लॉस में ही मतलब है। साउदिन यहाँ पर कंफर्म करती है कि अब वो भाई मिस्टर गुज़ो को चाहती है, ना कि सू को। सू बोलता है तुम तो मेरे साथ इतने सालों से रही हो, तो तुम्हें उससे कैसे प्यार हो सकता है, तुम तो उसे अभी जल्दी जानती हो। तो वो बोलती है कि प्यार होने के लिए सालों को जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पल में ही प्यार एक दूसरे से हो जाता है। और यहाँ पर समझ में आ गया था कि अब इन दोनों का रास्ता अलग हो चुका है।
लेकिन इस तरह बहुत देर हो चुकी थी, मिस्टर गुजो का प्लान लीक हो चुका था जिस पर वो सालों से मेहनत करता आ रहा था। ये बात उसके पिता को पता चलती है, जो कि उसके पिता मिस्टर गुजो को मारना भी स्टार्ट कर देते हैं कि तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। देन भाई उसके अंकल आंटी जो होते हैं सू के, वो भड़काने की कोशिश करते हैं कि एक लड़की के कारण तुमने ऐसा कर दिया, हाँ बताओ। तभी यहाँ पर सू भी वहाँ आ जाता है, बोलता है कि क्या हो गया। देन उसके पापा गुस्से में पूछते हैं कि तुम कहाँ थे दिन भर। देन वो बोलता है कि मैं अपनी माँ की बरसी पे गया था। तो उसके पापा शांत हो जाते हैं कि भाई तुम्हारी इसकी मतलब कोई गलती नहीं है। देन वो पूछता है कि आखिर क्या हो गया है। देन वो बोलता है कि सू किडनैप हो गई, साउदिन किडनैप हो गई थी, इसीलिए इसने अपनी कंपनी को दांव पे लगा दिया। देन वो बोलता है कि क्या, वो तो दिन भर मेरे साथ थी, किसने बोला वो किडनैप हो गई। देन भाई उसके मिस्टर भुजो के पिता जो होते हैं वो और गुस्से हो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई लिटरली तुमने एक लड़की को बगैर जाने समझे कि वो क्या है, कहाँ है, किडनैप हुई है कि नहीं हुई है, तुमने कंपनी को दांव पे लगा दिया। अब से तुम्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा भार सब चीज़ जो है वो अपना सू ही संभालेगा, अब तुम्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। और लिटरली जब अपना मिस्टर गुज़ो है वो बाहर निकलता है तो अपनी साउजिंग आ रही होती है, वो उसे गले लगा लेता है। उसे कुछ मायने नहीं रखता है कि कंपनी से उसे निकाल दिया गया, क्या हुआ है, उसे बस ये फ़िक्र रहती है कि वो ठीक है कि नहीं। एंड जब वो उसे बोलता है कि भाई मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ठीक हो मतलब मेरे लिए सब कुछ ठीक है। देन यहाँ पर भाई क्या ही माहौल होता है, यही चीज़ तो साउजिंग को चाहिए थी कि मिस्टर गुज़ो को मतलब भाई मिस्टर गुज़ो कम से कम उसे इतना जानने मानने लगे। और यहाँ पर कंपनी में सू का कब्ज़ा हो जाता है, मिस्टर गुज़ो की कुर्सी पे वो बैठता है। और भाई साउजिंग भी बात समझ जाती है कि अब मुझे किसकी तरफ होना है और मेरा प्लान क्लियर है, मुझे किस पर ध्यान देना है। और भाई सू का इस कंपनी पे कब्ज़ा हो जाता है। और इतना ही नहीं, नेक्स्ट डे से मिस्टर गुज़ो को कंस्ट्रक्शन साइट पे लगा दिया जाता है, नीचे उन्हें मलबा उठाने के लिए। और लोग उसे, जो उसके थोड़े से भी ऊपर के कॉलीग्स थे, भाई सू ने उन्हें उसे बेइज्जत करने के लिए रखा हुआ था। कोई भी उनसे डर नहीं रहा था। इसकी मम्मी जब ये हालत देखती है तो वो बोलती है कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ ये नहीं नौकरी नहीं तो तुम दूसरी नौकरी कर सकते हो। लेकिन वो वहाँ से मना करता है, बोलता है कि माँ हर तरह के काम को जानना बहुत अच्छा होता है, मुझे इस काम को करने में खुशी मिल रही है। देन उस वहाँ पर अपनी साउजिंग आती है तो उसकी माँ बोलती है कि देखो ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है, मेरा लड़का इतना बदल गया है कि मैं क्या ही बोलूँ, ये कहाँ से क्या हुआ करता था और अब तुम्हारे लिए क्या से क्या कर रहा है। सो रात में मिस्टर गुजो जब घर आते हैं उनके शरीर में दर्द हुआ रहता है, जहाँ तहाँ मच्छर काटे रहते हैं। यहाँ पर अपनी साउजिंग जो होती है उसे थोड़ी सी उसे पैम्पर करती है। देन वो अपने रिंग्स को दिखाती है जो उसने हाथों में पहन लिया था। इसका मतलब भाई उसने अब मिस्टर गुजो को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। तो मिस्टर गुजो के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती थी। उन्हें अपना सारा दर्द वो उसी वक्त भूल जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो इसी पल के लिए ही इतने समय तक प्रयास मतलब अपने कोशिश करते जा रहे थे। नहीं थे जब सू कंस्ट्रक्शन साइंस का विजिट करने आया था तो वो देखता है कि गुजो वहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो लोग उसके सामने उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, यहाँ तक कि उसे उसके सामने ही काम करने के लिए मजबूर करते हैं। रात को सारे वर्कर्स जब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं या फिर कोई काम करते हैं, देन वो लोग भी मिस्टर गुजो को धीरे धीरे अपनाना स्टार्ट करते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि मिस्टर गुजो अगर अच्छे आदमी हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुसीबत हो जाती है कि यहाँ पर एक मलबा बहुत ज़्यादा भरा होता है, तो मिस्टर गुजो को परेशान करने के लिए वो बोला जाता है कि आज रात में ही इतना सारा मलबा ये निकल जाना चाहिए, जो कि ये एक दिन का काम नहीं था। इन सारे वर्कर्स परेशान हो जाते कि हम करें तो करें क्या। देन मिस्टर गुजो अपने दिमाग लगाकर, भाई उतना स्मार्ट बंदा, वो कैसे भी करके रातों रात वो सारे कंस्ट्रक्शन खाली करवा देता है। सो थोड़ा सा काम बचा था तो उन लोगों ने मिस्टर गुजो को घर जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उसका दोस्त उसे लेने आता है जो कि उसका ड्रेस का मजाक उड़ाता है। उसे बोलता है मिस्टर गुजो यार आपकी क्या हालत हो गई है। वो बोलता है मैंने मिस्टर गुजो नहीं, मुझे गुजो ही बुलाओ, ठीक है। और यहाँ पर उसको जब वो घर जाता है तो साउजिन को बताता है कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को देख कर मुझे एक बिजनेस प्लान याद आया है। मैं खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ कंस्ट्रक्शन साइट्स को लेकर। इसको लेकर वो पूरी तरीके से उसे सपोर्ट करती है। लेकिन रात में ही एक वर्कर जो है बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और पूरे कंपनी में हाहाकार मच जाता है। और सारे जिम्मेदार जो हैं मिस्टर गुजो और उसके कोलिग्स को दिया जाता है कि इन लोगों को उस काम को ठीक करने के लिए दिया गया था और इन लोगों ने अच्छे से काम किया नहीं, जिसकी वजह से एक मजदूर को चोट लग गई है। देन
सू के पिता जो होते हैं, मिस्टर गुजो के पिता होते हैं, वो बोलते हैं कि ये मामला ज़्यादा हद तक आगे जाना नहीं चाहिए, जल्दी से इसे ठीक करो। और सी बोलता है कि ज़रूर मैं इसे जल्दी से रफा-दफा करता हूँ। सो नेक्स्ट डे मिस्टर गुजो और उसके टीममेट्स को भाई सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन मिस्टर गुजो ये पता करना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, सड़क पे इतना बड़ा चट्टान कैसे गिर चुका था, इसकी वजह से हमारी जो पिछली गाड़ी आ रही थी उस पे इतना ये दुर्घटना हो गया है। वो जानता था कि हम इस इतनी बड़ी मिस्टेक्स नहीं कर सकते हैं। इधर सू को अपनी साउजिन बोलती है कहीं इसके पीछे भी तुम्हारा हाथ तो नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि क्या तुम्हारी नज़र में मैं इतना गिर गया हूँ। देन वो बोलती है कि क्या तुमने ऐसा काम नहीं किया है। देन वो बोलता है कि तुम उस गू फैमिली ने उसकी मेरे साथ क्या किया है, उसकी माँ मुझे से कैसे ट्रीट करती है, ये सब तुम्हें नहीं पता है। और इस तरफ मिस्टर गुजो को एक्चुअल कारण पता चल जाता है। देन वो सीधे कंपनी के अंदर जाके सू को बताने की कोशिश करता है कि ये सब लापरवाही का नतीजा है। जहाँ पर 10 ट्रकों की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पर सिर्फ 5 ट्रकों ने ही मिलकर काम किया है और ओवरलोडिंग की वजह से रास्ते में पत्थरे गिरे हैं और पीछे वाले जो भाई ट्रक हैं वो उसकी चपेट में आके उसी के वजह से काम हुआ। और ये कोई और नहीं, उसी आदमी की वजह से हुआ है जिसे उसने कंपनी से बहुत पहले निकाल लिया था और तुमने उसे फिर से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे अंकल थे। इन्हीं ने घूसखोरी की वजह से 10 ट्रकों की जगह 5 ट्रकें चलाई और ये हादसा हुआ है। रेंसू सभी के सामने माफ़ी मांगता है, बोलता है इसकी मैं तह तक जांच करूंगा। तो नेक्स्ट डे साउजिंग और अपने मिस्टर गुजो का रोमांस चालू था, मतलब वो रेन डांस करना स्टार्ट कर देते, पानी से भीग रहे थे। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है मिस्टर गुजो की, और उसे देखकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। देन उसको माँ पूछती है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ, तुम कैसे हो गए हो। देन वो बोलती क्या तुम हमेशा कचरे उठाते रहोगे। देन अपना मिस्टर गुजू बोलता हो कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ, मतलब डैड की कंपनी छोड़ रहा हूँ। तो डर जाती कि आगे तो फिर क्या करोगी। तो वो बोलता है कि हम दोनों मिलकर एक कंस्ट्रक्शन रिसाइकिल का बिजनेस करने की सोच रहे हैं और इस फील्ड में अभी कंपटीशन नहीं है। देन उसकी माँ बोलती है मुझे तुम लोगों पे विश्वास है। इस सब मिस्टर गुजो के पापा की जो है तबीयत ख़राब हो रही होती है, दिन ब दिन वो ख़राब ही होती जा रही होती है। तो सू जो है अपना नया डॉक्टर बदलता है, उनके सारे डॉक्टर्स को बदल देता है। या तो वो उन्हें अच्छे करने की कोशिश कर रहा है या तो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर भाई वो सू जो है वो एक कदम और आगे बढ़ते जा रहा है जब वो बताता है कि गुजो जो है भाई एक नया बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके पिता बोलते हैं ये बिजनेस करना कोई दाल भात का कौर नहीं है, वे बच्चे का खेल नहीं है, देखते हैं वो क्या करता है, छोड़ो उसे, वो जो करता है उसे करने दो। तभी साउजिन की मोम जो होती है वो गांव से आती है साउजिन से मिलने के लिए, जहाँ उसकी मुलाकात अपने मिस्टर गुजो की माँ से होती है, जहाँ पर वो उसकी बहुत बेइज्जती करती है। लेकिन मिस्टर गुजो की मोम जो है वो सब कुछ देख चुकी थी कि भाई कितना भी हो जाए मेरा बेटा जो है अब साउजिन को छोड़ेगा नहीं। तो वो गुस्से की गुट पी कर रह जाती है, वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब जो है मिस्टर गुजो के और साउजिन के बीच में उस कबाब में हड्डी की तरह बन रही थी। वो थोड़ी-सी भी उन्हें प्राइवेसी नहीं दे रही थी, उल्टा मिस्टर गुज़ो को ढेर सारा काम करा रही थी, क्योंकि वो भी मिस्टर गुज़ो को पसंद नहीं करती थी। वो तो भाई चाहती थी कि वो सू के साथ शादी कर ले या फिर और कोई अच्छे लड़के को देख ले। लेकिन मिस्टर गुज़ो भाई अब तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है और उससे ऐसा है कि भाई तुम भाई बड़े मेरी बेटी के घर में क्या कर रहे हो? क्या तुम कुछ कमाते-धमाते हो? इस तरह के ट्रीटमेंट जो है वो भाई मतलब लिटरली वो मिस्टर गुज़ो को परेशान करना स्टार्ट कर देती है। सो उसकी माँ जब मार्केट जाती है फीस लेने के लिए, देन साउजिन पूछती है कि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है। तो वो बोलता है कि भाई एक अच्छा दामाद बनने के लिए मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट डे जब साउजिन और मिस्टर गुजो बाहर थे, तभी मौके का फ़ायदा उठाकर सू वहाँ पर आ जाता है उसकी मोम से मिलने के लिए। तो उसकी मोम तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, अपनी सारी स्टोरी उसे बताता है। लेकिन बीच में ये भी बात बोल देता है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा भी मर चुका था। और ये सब बातें वो भाई जहर जो है उसकी मम्मी के कानों में भर देता है और वहाँ से चला जाता है। तो मिस्टर गुजो तो काफ़ी खुश थे कि उसकी मम्मी उसे अपनाना स्टार्ट कर देती। लेकिन रात को जैसे ही वो लोग आते हैं तो ये बहस बहुत ही ज़्यादा हो जाती है कि कैसे तूने मुझे बताया नहीं और ये किस तरह का लड़का है जिसने अपनी बच्चे को, वो समझ रहे हो ना, इस तरह की बातें होना स्टार्ट हो जाती है। साउजिन अपनी मम्मी की मनाने की कोशिश करती है कि बहुत पुरानी बात है, वो मेरे साथ था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा वैसा। लेकिन धीरे-धीरे करके वो भाई उसे मना ही लेती है। सो नेक्स्ट डे मिसेस गुज़ो अपनी मोम के पास जाते हैं उन्हें मक्खन लगाने के लिए कि आप मेरी मदद करो, मैं साउजिन को प्रपोज़ करना चाहता हूँ, उसे शादी के लिए पूछना चाहता हूँ, तो आप मेरी मदद करो। तो एट फर्स्ट उसकी माँ तो राज़ी नहीं थी, लेकिन अब मिसेस गुज़ो के लिए तो इतना कर ही सकती है। देन वो उसकी माँ के पास जाती है
और दोनों पहले तो बहुत लड़ते हैं, बहुत एक दूसरे की नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये फलाना ढिमकाना। और फिर ये लोग कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं कि तुम मेरे सामने दारू तक नहीं पी, मतलब वाइन तक नहीं पी। उसके बाद वो लोग पीना शुरू करते हैं दोनों की माँ, वो लोग उसे बहुत रोकते हैं लेकिन वो लोग रुकने का नाम नहीं लेते। आखिर उनकी माँ जो थी, और देन जब नशा चढ़ जाता है देन वो लोग मीठी-मीठी बातें करना स्टार्ट कर देती हैं। वो उसकी बेटी की तारीफ़ करता है, वो उसकी बेटी की तारीफ़ करती है और लास्ट में ये डिसाइड हो जाता है कि भाई हम एक-दूसरे की उसकी शादी करेंगे। उसकी माँ वादा करती है कि मैं साउज़िन की बहुत ज़्यादा केयर करूँगी। मैं उससे बहुत ज़्यादा मतलब भाई देखभाल से रखूँगी, मेरा बेटा उसे इतना प्यार करता है। फलाने समझ रहे हो ना? सो ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा कूल था। इस तरफ मिस्टर गुज़ो के पापा जो हैं वो कोमा में जा चुके थे उसकी मेडिसिन्स के वजह से, और दूसरी तरफ उसकी माँ जो होती है साउज़िन की, वो उसे अपना चुकी होती है। सो एक दिन मिस्टर गुज़ो और साउज़िन जब टहल रहे होते हैं देन वो आदमी आता है जिसने उसके प्लान को लीक किया था, और जिसकी वजह से उसके पिता ने उसे कंपनी से निकाल दिया था। तो वो बताता है कि इसके सारे कारण जो है वो मिस्टर गुज़ो का जो फ्रेंड है, जो बचपन का फ्रेंड है, उसी ने ये सब किया है, और उसी के कहने पे ये सब वो उसे बदनाम करने के लिए और डिफेम करने की कोशिश कर रहा था। और अब उसकी जान को खतरा है, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा, इसलिए मैं अपना जुर्म आपके पास कबूल कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करिए। देन मिस्टर गुज़ो यहाँ बोलते हैं कि जाओ पुलिस में स्टेशन में जाके अपना जुर्म कबूल कर लो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें भी बचाऊँगा और अपनी कंपनी एक्सिया को भी बचाऊँगा। देन वो गुस्से में जाता है अपने दोस्त के पास, और उसके पास जाकर ही भाई उनकी बहस शुरू हो जाती है और एक दो मुक्के भी चल जाते हैं, जहाँ पर वो अपना बोलता है कि हाँ भाई ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुमने कभी मुझे अपना भाई समझा ही नहीं, क्योंकि अगर तुम मुझे भाई समझते तो तुम्हें पता चलता कि मुझे कितनी तकलीफ़ पहुंची जब तुमने बायोन को तकलीफ़ पहुंचाई, मैं उससे प्यार करता था। देन ये बोलता है कि असली बुज़दिल तुम हो, तुमने मुझे कभी उसे बताया नहीं कि तुम उसे प्यार करते थे, और तुमने अपनी दोस्त की पीठ में खंजर वो कहा। मुझे कैसे पता चलता ये सब चीज़ें के बारे में, वो जो डिज़र्व करती, जो उसने गलतियाँ की उसे वो डिज़र्व करती, लेकिन अब जो तुमने गलतियाँ की उसे तुम डिज़र्व करते हो। काश मैंने तुम्हें अपना भाई जैसा माना नहीं होता। लेकिन वो बोलता है कि तुमने मुझे कभी अपना भाई माना ही नहीं, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर गुज़ो जो है अपनी माँ को सारी बात बताते हैं, तो वो बोलती है कि कैसे वो तुम्हारा दोस्त हो के ये ऐसा कैसे कर सकता है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद मिस्टर गुज़ो के मोबाइल पे हम नोटिफ़िकेशन आता है कि भाई कंपनी ने केस विथड्रॉ कर लिया है। इसका मतलब अगर ऐसा रहा तो उसे कभी सज़ा नहीं मिलेगी और मिस्टर गुज़ो कभी बेकसूर साबित नहीं होंगे। तो यहाँ पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये जो सू है ये अपनी एक मर्ज़ी का फ़ैसला कैसे कर सकता है। चलो अपने डैडी के पास चलते हैं, वो बोलते हैं तो कि कैसे ये, तो वो बोलता है कि नहीं डैडी की तबीयत ख़राब है, मैं इसका फ़ैसला खुद ही कर लूँगा। देन वो उसके के पास जाके सारी बात बताता है। देन वो बोलता है मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, पापा ने कंपनी मेरे हाथों में दी है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर उन लोगों की थोड़ी-सी बहस हो जाती है, लेकिन सू जो है वो अब अपनी मर्ज़ी का मालिक हो चुका है। सो नेक्स्ट डे मिस्टर गुज़ो के पापा भाई बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, वो हॉस्पिटल में जैसे जाते हैं तो डॉक्टर वो बताते हैं कि भाई अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इन बात सुनकर ही मिस्टर गू भाई उनकी हालत ख़राब हो जाती है। सभी लोग परिवार के इंक्लूडिंग सभी सदस्य रोने लगते हैं, और सू को भी भाई वो बहुत ज़्यादा वो लगता है क्योंकि वही एक जो थे वो उसे सपोर्ट कर रहे थे। देन वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो होता है, और मिस्टर गुज़ो को ये एहसास होता है कि क्यों नहीं मैं उनके पास गया जब वो बीमार थे। मैं भाई अपने गुस्से में उनके पास नहीं गया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। ये सब चीज़ होने के बाद फिर वसीयत का बँटवारा होता है, और मिस्टर गुज़ो और पूरी फैमिली सब वहीं मौजूद होते हैं, जहाँ पर वकील बताता है कि सभी को 10-10% दिया गया है, और मेन कंपनी का मालिक जो है सू को बनाया गया है। ये सुनकर मिस्टर गुज़ो की माँ जो होती है वो बोलने लगती है कि मैं मान ही नहीं सकती कि मिस्टर गुज़ो के पापा ऐसे कर सकते हैं, वो वसीयत इसके नाम कर ही नहीं सकते हैं। ज़रूर वसीयत बदली गई है, लेकिन वकील बोलता है ये सब कुछ मेरी आँखों के सामने हुआ है। उस समय और कोई भी नहीं था, तो वसीयत जो है वो बिल्कुल सही है। तो गुज़ो अपनी माँ को बाहर लेकर जाता है, बोलता है कि हो सकता है डैड को मेरे ऊपर से भरोसा ही उठ गया हो, इसीलिए उन्होंने मुझे सिर्फ 10% दिया, बाकी 50% जो है वो सू को दे दिया। लेकिन वो तब भी उसकी माँ को ये यकीन नहीं होता कि वो ऐसा उसके साथ कर सकते हैं। और गुज़ो को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसे वो कंपनी का वारिस नहीं बनाया गया है, ज़्यादा उसे परसेंटेज नहीं दिया गया है। उसे बस वो था कि डैड ने हमारे लिए क्या-क्या छोड़ा है, उन्हें क्या-क्या दिया है, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो पज़ल्स थे और तरह के फ़ोटोज़ थे और उनकी मेमोरीज़ थी, सब जो है गुज़ो और उसकी माँ के हाथ में, और एक्सपेंसिव चीज़ें जो हैं, वो भाई सू ने ऑलरेडी अपने पास रख ली हैं।
इस तरफ मिस्टर गुज़ो के फ्रेंड ने बायून की खत जो है साओजिन के पास लेकर आके उसे देता है, जहाँ पर वो उससे लेटर के थ्रू माफ़ी माँगती है, बोलती है कि मुझे लग रहा था मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मिस्टर गुज़ो भाई तुम्हारे पास क्यों गए, मेरे पास क्यों नहीं है? मुझे पता चला है कि मुझ में ही इतनी ज़्यादा कमियाँ थी, तो वो उससे माफ़ी माँगती है और पता चलता है कि उसे 2 साल की सज़ा भी दी गई है। देन वो बोलती है कि देखो मैंने ये सब चीज़ें भूल गई हूँ और शायद तुम्हें भी ये चीज़ें भूल जानी चाहिए। वो उसके दोस्त को ये बात कहती है और बोलती है कि अब तो ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और इस तरफ सू भाई अपने दूसरे अंकल के साथ मस्त पार्टी में मशहूर था और क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो उसे मिल चुकी थी। सो मिस्टर गुज़ो और साउदिंग जब पज़ल को सॉल्व कर रहे थे जो उसके पापा ने उसे दिया था, देन वहाँ पर एक अलग सी एक पज़ल का टुकड़ा होता है जो कहीं मैच नहीं खा रहा था, जो उनकी उसकी मॉम और उसकी डैड की एनिवर्सरी थी। तो यहाँ पर उन लोगों का शक जाता है कि डैड बगैर कुछ कारण के कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं हैं, तो शायद इसके पीछे कुछ क्लू हो या वो कुछ हमें ऐसा कुछ बताना चाहते हों। लेकिन जब मिस्टर गू और उसकी माँ जो है ऑफिस में जाकर सही तिजोरियों में जाके और कुछ पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। इवनिंग में उनका लॉयर आके बोलता है कि मैंने एक बात नोटिस की कि जो वसीयत की जो धागा से वो लपेटा गया था, वो धागा जब मिस्टर गुज़ो ने मुझे दिया था, आपके पिता मिस्टर गुज़ो के पिता ने मुझे दिया था, तो वो धागा बहुत ही ज़्यादा पुराना था। लेकिन जब नई वाली वसीयत मेरे हाथ में आई थी, तो वो नए धागे से लपेटा हुआ था, तो मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है। देन उन लोग के हाथ में कुछ सबूत हाथ में आते हैं और साउजिंग जो है वो कंपनी में जाती है और कलीग से मिलने के बहाने वो जाके एक पेंटिंग में पता करती है, तो उसके डेट्स का छुपाया हुआ एक पेन ड्राइव जो है उसके हाथ में आता है। नेक्स्ट डे सू भाई अपना मस्त तैयार होके अपना स्पीच देने को तैयार होता है कि भाई हम कंपनी में बहुत मेहनत करेंगे, या कंपनी हमारी हो चुकी है ऐसा वैसा। तभी पीछे से एक ऑडियो वीडियो प्ले होता है जिसमें वो बताते हैं कि सारी संपत्ति में से 10-10% बाकी सबको दिया जाएगा और मिस्टर गू को 50% दिया जाएगा, वो ही असली वारिस है, और 10% सू को दिया जाएगा। यहाँ पर उसका पूरा पर्दा फाश हो चुका होता है और वहाँ वो सबसे माफ़ी भी मांगते हैं और बताते हैं कि मिस्टर गुज़ो कितने ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं और कितने उन्होंने इस कंपनी के लिए मेहनत किया है, और ये सब बातें वो पूरी की पूरी क्लियर वो उसके सामने रख देते हैं और सू को ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ गू के साथ रह के भाई मिस्टर गुज़ो को साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाना। मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। और लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट पट्टी खुल चुकी थी कि भाई जो वसीयत जो है वो बदली गई थी और ये धोखा और कोई नहीं, सू ने मिस्टर गुज़ो के साथ किया है। और इस बात से उसके मिस्टर गुज़ो के अंकल आंटी जो कि उसके अगेंस्ट थे, आज उसके फेवर में आ चुके हैं कि कितना भी गद्दारी कर ले, भाई तुमने मेरे भाई के वसीयत को से छेड़छाड़ किया है। और उसके बाद भाई लिटरली मिस्टर गुज़ो अपने भाई अफसू को क्या ही करने वाले थे, वो सारा प्लान वो उनके सामने बताते हैं, ऐसे ऐसा मैंने किया, मैंने इतनी सफाई से हर चीज़ बदली, फिर तुम्हें ये सब चीज़ें कैसे पता चल गई हैं। और उसे वो बेनकाब करने के बाद मिस्टर गुज़ो सू को बाहर निकाल देते हैं। देन सू को रियलाइज़ होता है कि उसने अपने डैड को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था और काफ़ी उसे हल्के में ले रहा था, और यहाँ पर वो सभी के लिए अच्छे-अच्छे मैसेजेस छोड़ के जाते हैं और सभी से माफ़ी तक माँगते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी बीवी से माफ़ी माँगते हैं, बोलते हैं मैंने कभी तुम्हें समय नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ़ मैं ही हूँ। और ये सब बातें वो करके सभी के मन को खुश कर जाते हैं। फिर क्या था, कंपनी मिस्टर गुज़ो के हाथ में आ जाती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बस एक जन जो है वो सू जो अभी भी फ्रस्ट्रेशन में और गुस्से की भावना में जी रहा है, तो वो मिस्टर गुज़ो को फ़ोन करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। और जब मिस्टर गुज़ो वहाँ पर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, उससे लड़ाई झगड़ा उन दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाता है कि आखिर कैसे भाई उसने सब कुछ किया और आखिर में उसे कुछ भी नहीं मिला। सब गर्लफ्रेंड भी तुम्हें मिल गई, पैसे भी तुम्हारे मिल गए, कंपनी भी तुम्हें मिल गई, तुम्हारे परिवार भी तुम्हारा, मेरा क्या। लेकिन यहाँ वो बताता है कि सब गलती तुम्हारी, मेरे पिता सिर्फ तुम पर ट्रस्ट करते थे, लेकिन तुमने उनका दिल कभी नहीं जीत पाया, और इसी गलती की वजह से ना तुमने अपने दोस्तों का दिल जीत पाया और तुमने सिर्फ लोगों का इस्तेमाल किया है। तुम कैसे थे और कैसे हो गए इसके बारे में सोचो। और ये सब करके लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और यहाँ तक कि मिस्टर गुज़ो के ऊपर वो चाकू लेके वार करना स्टार्ट कर देता है। और उसी समय अपनी साउजिंग और उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है मिस्टर गुज़ो की, और यहाँ पर वो उसे रोकने की कोशिश करती है, बोलती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसे समझो प्लीज़, उसने जो भी गलती किया मैंने किया है, मारना है तो मुझे मार दो। और यहाँ पर मिस्टर गुज़ो उसे समझाने की कोशिश करते हैं
कि उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी ज़िंदगी जैसे बदल गई वैसे मेरी भी ज़िंदगी बदल गई थी। मैं भी मरने को हो गया था, मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। यहाँ पे साउजिन भी समझाती है कि इसीलिए मुझे लगा था कि तुम्हारा दिल उस मिस्टर गुज़ो के दिल में लगा हुआ है, इसीलिए मैं उनके करीब आई थी। और ये सब बातें सुनकर जब वो देखता है कि हाँ, सच में उसकी भी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर उसके बाद वो बोलता है कि आखिर मेरी क्या गलती थी? मैंने सब कुछ अपना कैसे खो दिया? सभी को सब लोग मिल गया पर मेरा क्या? मेरा तो कुछ भी नहीं है। देन उसके बाद वो चाकू अपने ही गले पे मारने जाता है तो मिस्टर गुज़ू उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि मैं और किसी को खो नहीं सकता। तुम पागल हो गए क्या? तुम्हारी माँ कहीं तुम्हें देख रही होगी तो क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में कि मेरा बेटा इतना नालायक है कि अपना जान वो खुद ही दे सके। और समझ लो ना, वो उसके बाद मिस्टर गुज़ो जो है उसे समझाते हैं। देन उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या से क्या बनते जा रहा था। धीरे-धीरे वो सब कुछ तो खोता ही जा रहा था। देन वो उसके पैरों में गिर जाता है भाई, लिटरली कि हाँ भाई, तुम मुझे तुम सच में कितने अच्छे हो यार, तुम मुझे माफ़ कर दो, इतनी मैंने इतना कुछ किया तब भी, और मैं गिरा हुआ बंदा नीच बलिए करके वो उसके पैरों में गिर जाता है। और फाइनली मिस्टर गुज़ो जो हैं सू को माफ़ कर देते हैं। यहाँ तक कि मिस्टर गुज़ो अपने दोस्त के पास जाके उससे भी अपने दिल की बात क्लियर करते हैं और दोनों एक दूसरे से माफ़ी भी मांगते हैं। और एट द एंड भाई मिस्टर गुज़ो की मॉम जो होती है वो मीटिंग के बीच में ही उन लोगों की शादी की अरेंजमेंट कर देती है और सरप्राइज़ देती है। और फाइनली आज दोनों की शादी, क्योंकि उसने एक दिन मुहूर्त निकाला था कि ये दिन मुहूर्त अच्छा है, इसी दिन तुम लोग की शादी करनी थी और आज का दिन ही। और फाइनली दोनों एक हो जाते हैं और सभी के सभी मिस्टर सू को भी एक पोस्ट दिया जाता है और हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है। ड्रामा लिटरली काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बताओ आपको कौन सा ड्रामा नेक्स्ट चाहिए।